भारत माता की इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। बहनों, भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, सबसे पहले तहे दिल से शुक्रिया। आप लोग आज इतनी भारी संख्या में यहाँ पे मौजूद हैं, समय निकाल के आए, इतनी प्यार मोहब्बत दी, मान सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम लोग बिजली पानी की बात करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, उसकी भी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले दो चार बातें और करना चाहता हूं आप लोगों के साथ। दोस्तों, पिछले एक साल से दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। राष्ट्रपति शासन का मतलब कि जिस पार्टी की सरकार केंद्र में होती है वही पार्टी दिल्ली चला रही है। पिछले 6 महीने से एक तरह से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सरकार चला रही है राष्ट्रपति शासन के जरिए। 6 महीने पहले देश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत देकर जिताया था। क्यों? हम सारे कांग्रेस से तंग आ चुके थे। कांग्रेस ने इतनी महंगाई कर दी थी, इतना भ्रष्टाचार कर दिया था, लोग बदलाव चाहते थे, लोगों ने बीजेपी को जिता दिया। लेकिन पिछले 6 महीनों के अंदर जितने यू टर्न इस सरकार ने मारे हैं, जो जो वादे करे थे चुनाव के पहले, एक एक वादे से मुकरती जा रही है, एक एक वादे से मुकरती जा रही है। चुनाव के पहले भाजपा ने बोला था महंगाई कम करेंगे। महंगाई कम हुई क्या भाई साहब? महंगाई बढ़ी है पिछले 6 महीने में। गलत तो नहीं कह रहे जी? महंगाई बहुत बढ़ गई पिछले 6 महीने में। जैसे ही चुनाव जीते, इन्होंने चुनाव के पहले कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। हमने सोचा जी महंगाई कम हो जाएगी चुनाव के बाद। चुनाव के बाद इन्होंने सबसे पहले चीनी के दाम बढ़ाए, फिर आते ही रेल के किराए बढ़ाए, फिर फलों के दाम बढ़ गए, सब्जियों के दाम बढ़ गए, दूध के दाम बढ़ गए, फिर इन्होंने बिजली के दाम बढ़ाए। याद करो, चुनाव के पहले पूरी दिल्ली में होर्डिंग लगे हुए थे जी, जीत गए तो बिजली के दाम 30% कम करेंगे। 6 महीने में 30% कम नहीं करे, 1% भी कम नहीं करा, 2 बार बिजली के दाम बढ़ा दिए, 15% बिजली के दाम बढ़ा दिए इन्होंने 6 महीने के। और एक बात है जो कई लोगों को यहां बैठों को पता नहीं होगी, अभी 1.5 महीने पहले इन्होंने 108 दवाइयों के दाम 10-10 गुने बढ़ा दिए, 10-10 गुने। कैंसर के, ब्लड प्रेशर के, शुगर की, इन 3 बड़ी भयानक बीमारियों की 108 दवाइयों के दाम इन्होंने 10-10 गुने बढ़ा दिए। मेरे ख्याल से ग्लिम्पैक्स नाम एक कैंसर की दवाई है जी, ग्लिम्पैक्स है शायद उसका नाम। 8,000 रुपए की आया करती थी पहले, उसके दाम इन्होंने 1,08,000 कर दिए। एक ब्लड प्रेशर की दवाई हुआ करती थी जी, 142 रुपए की आया करती थी, 1,600 रुपए की कर दी हो। तो इन्होंने महंगाई कम करने के लिए कुछ नहीं किया, हर चीज के दाम बढ़ाते गए, हर चीज के दाम बढ़ाते गए, धोखा दिया है। फिर इन्होंने चुनाव के पहले कहा था भ्रष्टाचार कम करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर रिश्वतखोरी कम हुई? ये सरकारी विभागों के अंदर पैसे लेने बंद करे, पुलिस वालों ने पैसे लेने बंद करे, ये नगर निगम वालों ने पैसे लेने बंद करे, ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वालों ने पैसे लेने बंद करे, भ्रष्टाचार भी नहीं कम करा। फिर इन्होंने कहा था अच्छे दिन आने वाले हैं। दिल्ली में भाई साहब 2.5 लाख ई रिक्शे वाले हैं। यहां है क्या ई रिक्शे वाले? 2.5 लाख ई रिक्शे वाले हैं दिल्ली में। बेचारे गरीब आदमी हैं, अपना मेहनत करके पेट पालते थे, अपने बच्चों को पाला करते थे। 2.5 लाख ई रिक्शे वालों को बेरोजगार करके अपने घर बिठा दिया दोस्तों। ई रिक्शा वालों से जाके पूछो इनके अच्छे दिन आ गए क्या? अभी वसंत कुंज के अंदर आपने अखबारों में पढ़ा होगा, कई लोगों की झुग्गियां तोड़ दी इन्होंने भाई साहब। वो सारे झुग्गी वाले आज सड़कों के ऊपर रह रहे हैं इतनी ठंड के अंदर। उनसे जाके पूछो उनके अच्छे दिन आ गए क्या? दिल्ली के अंदर व्यापारियों के ऊपर एक के बाद एक रेड मार रहे हैं, वैट डिपार्टमेंट की रेड मार रहे हैं, फूड डिपार्टमेंट की रेड मार रहे हैं। इन व्यापारियों से जाके पूछो उनके अच्छे दिन आ गए क्या? फिर इन्होंने कहा काला धन लेके आएंगे।
70 लाख करोड़ रुपए स्विस बैंकों में पड़े हैं। वो 70 लाख करोड़ 100 दिन में लाएंगे, हर परिवार को 15-15 लाख रुपए देंगे। कहा था कि नहीं कहा था भाई साहब? 15-15 लाख रुपए देंगे। अभी इन्होंने जनधन योजना शुरू करी थी, बोले बैंक अकाउंट खुलवाओ, जनता को लगा इसी अकाउंट में आएंगे 15 लाख रुपए, सबने खुलवा लिया अपने अकाउंट। अब रोज जनता जा जाके पूछ रही है मैनेजर से जी आए पैसे, मैनेजर बेचारा क्या बताए, अभी तक तो चवन भी नहीं आई भाई साहब। नहीं जी, किसी के 15 लाख रुपए आया तो बता दो भाई साहब, किसी के नहीं आए, झूठ बोला। मजाक की बात अलग है, लेकिन जब इन्होंने कहा था 70 लाख करोड़ रुपए 100 दिन में लाएंगे, हमें पता था होने वाली बात नहीं है, आ ही नहीं सकते। झूठ बोला था, चुनाव के पहले वोट लेने के लिए इन्होंने सरासर झूठ बोला था भाई। फिर एक लिस्ट है जी, 624 लोगों की एक लिस्ट है, अपने देश के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट है। उस लिस्ट में उन लोगों के नाम है जिनके स्विस बैंकों में खाते हैं, वो सरकार के पास लिस्ट है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा भाई ये लिस्ट बताओ जनता को पता होना चाहिए किस किस के स्विस बैंकों में खाते हैं, सारी लिस्ट जनता को बताओ। कांग्रेसियों ने लिस्ट नहीं बताई। क्यों नहीं बताई? उसमें कांग्रेसियों के नाम थे। उस टाइम बीजेपी वाले चिल्लाया करते थे हमारी सरकार आ गई तो हम लिस्ट खोलेंगे जनता को, हमारी सरकार आ गई तो हम जनता को लिस्ट बताएंगे। अब बीजेपी की सरकार आ गई, अब ये भी नहीं बता रहे। क्यों नहीं बता रहे? जब बीजेपी वालों ने लिस्ट देखी तो पता चला इसमें तो अपने वालों के भी नाम है, कांग्रेसियों के भी नाम है, बीजेपी वालों के भी नाम है। अब कह रहे हैं हम लिस्ट नहीं बताएंगे। हर चीज पे यू टर्न करा, जो कहा वो मुकर गए ये लोग। कई लोग मेरे को कहते हैं कि भाई साहब अभी तो 6 महीने हुए हैं, अभी समय देना चाहिए। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, 49 दिनों में हम लोगों ने इतने काम कर दिए, 180 दिनों में ये एक भी काम नहीं कर सकते थे क्या? 180 दिनों में एक तो काम कर देते जनता के लिए। हमने कहा था हम बिजली के दाम आधे करेंगे, 48 घंटे में मैंने बिजली के दाम आधे कर दिए थे। 6 महीने में ये बिजली के दाम तो आधे कर देते कम से कम। गलत तो नहीं कह रहा जी? मैं 48 घंटे में दिल्ली वालों के बिजली के दाम आधे कर सकता हूं, ये 6 महीने में बिजली के दाम आधे नहीं कर सकते थे क्या दिल्ली वालों के? गलत तो नहीं कह रहा? पिछली बार चुनाव के पहले हमने भी कई वादे किए थे। पिछली बार पूरी दिल्ली में इसी मैदान के अंदर मीटिंग हुई थी। मैं आपको कह के गया था दिल्ली के हमारी सरकार बन गई तो बिजली के बिल आधे कर देंगे। कई मीडिया वाले मेरा मजाक उड़ाया करते थे, कहते थे केजरीवाल झूठ बोल रहा है, बिजली के दाम तो आधे हो ही नहीं सकते। भाई साहब सरकार बनने के 48 घंटे के अंदर बिजली के दाम आधे कर दिए थे। करे थे कि नहीं करे थे? किस किस के बिजली के दाम आधे हुए थे? जरा हाथ खड़े कर दो। सबके बिजली के दाम आधे कर दिए थे भाई साहब। मेरे को याद है जी 102 डिग्री बुखार था मेरे को, 102 डिग्री बुखार में भी मैं गया था दफ्तर और फाइल पे साइन करके आया था। क्यों? वादा किया था, आपको वादा पूरा करना था मेरे को। हमने 250 करोड़ रुपए खर्च करे थे जी आपके बिजली के दाम आधे करने के लिए। 250 करोड़ रुपए में की सब्सिडी दी थी। ये मीडिया वाले, अंग्रेजी मीडिया वालों ने मेरा खूब मजाक उड़ाया था, बोले केजरीवाल पैसे लुटा रहा है, केजरीवाल पैसे लुटा रहा है। अरे घर थोड़ी लेके गया पैसे, जनता पे तो लुटा रहा हूं पैसे। आप ही बताओ, अगर 250 करोड़ रुपए में मेरी दिल्ली की सारी जनता खुश होती है, अगर 250 करोड़ रुपए में मेरी सारी दिल्ली की जनता का बिजली का बिल कम होता हो, एक मुख्यमंत्री को क्या चाहिए भाई साहब? अभी गुजरात की मुख्यमंत्री बनी है जी आनंदीबेन पटेल। उन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही अपने लिए 100 करोड़ का हेलीकॉप्टर खरीद लिया। मैं भी खरीद लेता जी, हेलीकॉप्टर किसको अच्छा नहीं लगता? नहीं, मैं भी खरीद लेता। रोज अपने घर से उड़ता, घर की छत से उड़ता, सचिवालय की छत पे उतरता,
तो ये मीडिया वाले कहते हैं वेरी गुड चीफ मिनिस्टर, वेरी प्रोग्रेसिव चीफ मिनिस्टर, वेरी फॉरवर्ड लुकिंग चीफ मिनिस्टर। मैंने तय किया एक पैसा खर्च नहीं करूंगा, मैं अपने ऊपर एक पैसा खर्च नहीं करूंगा। हेलीकॉप्टर लेने तो दूर की बात है भाई साहब, मैंने अपने लिए एक पैसे का पेट्रोल भी खर्च नहीं करा सरकार का। जब मैं मुख्यमंत्री बना इन्होंने बहुत बड़ी गाड़ी भेजी मेरे घर, लाल बत्ती लगी हुई थी, मैंने गाड़ी वापस कर दी। टूटी फूटी वैगनआर में घूमा करता था मैं अपनी, घर से निकलता था लाल बत्ती पर रुकता था। ये तो भाई साहब लाल बत्ती थोड़ी होती है, हरी हरी होती है मुख्यमंत्री के लिए, तो सर्राटे से चलता है उसका काफिला। मैं लाल बत्ती पर रुकता था, कोई सिक्योरिटी तो ले नहीं रखी थी, जनता आके घेर लेती मेरी गाड़ी को, जनता मेरे से पूछती, हाथ मिलाती, मैं शीशा नीचे करके हाथ मिलाता, जनता कहती है ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा, हाथ देके उसकी सड़क पे गाड़ी रोक लो, उससे हाथ मिला लो सड़क के ऊपर। तो एक पैसा मैंने खर्च नहीं किया अपने ऊपर। हमने कहा था बिजली के दाम आधे करेंगे, हमने बिजली के दाम आधे करके दिखाए। जो कहा तो किया। फिर हमने कहा था हर परिवार को 20-20 हजार लीटर पानी हर महीने मुफ्त देंगे। मेरे को पता है यहाँ पे संगम विहार, देवली, तुगलकाबाद के लोग हैं, उनके घरों में पानी नहीं आता, लेकिन जिन जिन लोगों के घरों में पाइप से पानी आता, उनके नलों में पानी आता है, उनसे पूछना हर परिवार के लिए हमने 20-20 हजार लीटर पानी 5 दिन में, सरकार बनने के 5 दिन में मुफ्त कर दिया था भाई साहब। कई लोग आते हैं मेरे पास, बताते हैं जी पहले 2000 रुपए 3000 रुपए उनका महीने का बिल आया करता था पानी का, हमारी सरकार के दौरान 80 रुपए महीने आने लग गया भाई साहब। छोटी बात नहीं है जी, जो कहा सो किया। फिर हमने कहा था महंगाई कम करेंगे, यकीन होने वाली बात नहीं थी भाई, महंगाई भी कम कर सकते हैं। आज तक किसी ने नहीं करी महंगाई कम। एक महीने जब मैं मुख्यमंत्री बना 50 रुपए किलो थी सीएनजी, एक महीने के अंदर 35 रुपए किलो कर दी थी सीएनजी। यहां कई ऑटो वाले बैठेंगे, बताना जी 35 रुपए किलो कर दी थी, है ना। हमारे टाइम में आलू 10 रुपए किलो मिला करते थे जी, आजकल क्या रेट हो रहा है? 30, 40, 25, आज 50 रुपए की किलो लेके आए हैं भाई साहब। तो दोस्तों महंगाई कम करके दिखाई, सबसे बड़ा काम किया दिल्ली में रिश्वतखोरी बंद कर दी। दोस्तों दिल्ली में रिश्वतखोरी बंद कर दी थी। पहली बार भारत के इतिहास में ऐसा हुआ था, दिल्ली के अंदर पुलिस वालों ने पैसे लेने बंद कर दिए थे। दोस्तों गलत तो नहीं कह रहे जी। मेरे को एक चाय वाला मिला, चाय वाला बोला जी पहले 8 रुपए की चाय बेचा करता था, आपके टाइम में 6 रुपए की कर दी। मैंने कहा कैसे? बोला पहले 2500 रुपए महीना पुलिस लेके जाया करती थी, आपके टाइम में पुलिस वालों ने पैसे ले जाने बंद कर दिए, मैंने चाय के रेट कम कर दिए। एक बहुत बड़ा ट्रांसपोर्टर मिला मेरे को, बोला जी मेरे खूब ट्रक चलते हैं, हर रेड लाइट के ऊपर हमारी सेटिंग है, हमें हफ्ता देना पड़ता है, रोज कम से कम मैं 1 लाख रुपए की रिश्वत देता हूं। आपकी सरकार में 1 पैसा नहीं देना पड़ा, 49 लाख रुपए बच गए मेरे 49 दिन में। लेकिन मैं एक और बात कहना चाहता हूं, सारे पुलिस वाले गलत नहीं होते भाई साहब। मैं बहुत सारे पुलिस वालों को जानता हूं जो अपनी जान की बाजी लगा के आप लोगों की रक्षा करते हैं। हमारे टाइम में एक पुलिस वाला था, वो शराब माफिया से लड़ता लड़ता शहीद हो गया। क्या जरूरत थी उसको शराब माफिया से लड़ने की? पैसे ले लेता, शराब वालों से घर चला जाता। क्यों लड़ रहा था? हमारे लिए लड़ रहा था। शराब माफिया से लड़ता लड़ता शहीद हो गया। मैंने तुरंत कैबिनेट की मीटिंग बुलाई और मैंने कहा अब अगर दिल्ली पुलिस का कोई भी जवान शहीद होगा उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देंगे। उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिलवाया। अभी 3 महीने पहले एक और पुलिस वाला शहीद हुआ था, नानाराम। अभी तो हमारी सरकार भी नहीं थी,
मैंने अखबार में पढ़ा एलजी साहब 10 लाख रुपए का मुआवजा दे रहे हैं उसके परिवार को। मैंने एलजी साहब को चिट्ठी लिखी, एलजी साहब फाइल निकलवाओ, देखो हमारी सरकार निर्णय लेकर गई थी 10 लाख रुपए से काम नहीं चलेगा, 1 करोड़ देना पड़ेगा। एलजी साहब को 1 करोड़ रुपए देने पड़ेगा ऐसा। अभी परसों अखबार में आपने पढ़ा होगा, एक गाड़ी बैरियर के ऊपर 2 पुलिस वालों को कुचल के चली गई। कल मैंने एलजी साहब को चिट्ठी लिखी है, मैंने कहा एलजी साहब दोनों के परिवार को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दो, आप इनको भी दिलवाएंगे। अभी थोड़े दिन पहले मैं सड़क पे जा रहा था, एक पुलिस वाले ने मेरी गाड़ी रोक ली। मैंने सोचा बैठ नहीं पहन रखी, शायद चालान करेगा। जैसे मैंने शीशा नीचे करा, उस पुलिस वालों की आंखों में टप टप आंसू बह रहे थे। वो कहता है जी दिल्ली में आज तक हम लोगों को केवल गालियां सुनने को मिली हैं, आप पहले शख्स हो जिसने हम लोगों को इज्जत दी है, सम्मान दिया है। अभी तक अगर कोई पुलिस में शहीद होता था, सरकार उसके परिवार को, उसकी विधवा को एक सिलाई मशीन दिया करती थी। आपने 1 करोड़ रुपए नहीं दिए, आपने हमारी जान की कीमत एक सिलाई मशीन से बढ़ा के 1 करोड़ रुपए लगाई है। तो हम लोगों ने तय किया कि जो ईमानदार है उनको सम्मान देंगे, उनको इज्जत देंगे, उनको इनाम देंगे, उनको प्रमोशन देंगे। जो बेईमान है उनको जेल भेजेंगे। एमसीडी में, हमारी सरकार के दौरान एमसीडी में भी पैसे लेने बंद कर दिए थे इन्होंने। नहीं तो एक छज्जा आगे कर लो, एक लेंटर लगा लो, आजकल 1.5 लाख रुपए 2-2 लाख रुपए ले रहे हैं एक लेंटर के। उन दिनों में एमसीडी वाले भी घबरा गए थे जी, एमसीडी वालों ने भी पैसे लेने बंद कर दिए। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के बाहर दलाल भाग गए थे, ड्राइविंग लाइसेंस फ्री में बनने लग गए थे बिना पैसे के। अस्पतालों में पहले दवाइयां चोरी होती थी, अस्पतालों के अंदर भी गरीब जनता को मुफ्त में दवाइयां मिलने लग गई थी। कैसे हुआ ये सब? याद करो, जब मैंने शपथ ली थी रामलीला मैदान में, मैंने कहा था अब अगर दिल्ली में अगर आपसे कोई पैसे मांगे, मना मत करना, सेटिंग कर लेना। सेटिंग करके अपनी जेब में हाथ डालना और अपने मोबाइल फोन को रिकॉर्डिंग पे लगा लेना। जब वो पैसे मांग रहा है उसकी आवाज रिकॉर्ड कर लेना, मेरे को लाके दे देना, उस अफसर को जेल भेज दूंगा। पहले 1 हफ्ते में मैंने 5 अफसरों के खिलाफ एक्शन लिया, ऊपर से नीचे तक सारे सीधे हो गए। सबको पता चल गया कि अब अगर जनता से पैसे मांगे पता नहीं कौन रिकॉर्डिंग कर ले। सारे डर गए जी, से पैसे लेने बंद कर दिए। तो 49 दिनों में खूब काम करे, 49 दिनों में खूब काम करे, फिर मैंने इस्तीफा दे दिया। और अब सारे जने नाराज हो गए, अब सारे जने गुस्सा हो गए। मेरे को पता, गलत तो नहीं कर रहे, लेकिन आज ये समझ के जाना पड़ेगा मेरे को इस्तीफा क्यों देना पड़ा। आप लोगों ने पिछली बार 28 सीट दी, अगर 36 सीट दी होती सवाल ही नहीं उठता जो इस्तीफा दे देते। आपने सपोर्ट तो किया, वोट तो दिया, पिछली बार कमी छोड़ दी थी थोड़ी सी। 28 सीट दी, दिल्ली चलाने के लिए 36 सीट चाहिए, 8 सीट की कमी छोड़ दी। ये कांग्रेसी बोले हम समर्थन करेंगे, हमने जनता से पूछा, जनता बोली जी ले लो समर्थन जब तक देते हैं। हमने समर्थन ले लिया इनका। हमें क्या पता था ये कांग्रेसी अपने सबों के लिए हमारे क्या होंगे। भाई साहब 49 दिन में एक भी काम नहीं करने दिया इन्होंने। मैं जानता हूं हर काम में टांग अड़ाते थे, रोड़ा हटाते थे। मेरा दिल जानता है कि कैसे मैंने काम किया। जब काम करना नामुमकिन हो गया तब मैंने इस्तीफा दिया। मैंने ये सोच के इस्तीफा दिया था कि आज इस्तीफा दे रहा हूं, कल दिल्ली में चुनाव हो जाएंगे, जनता हमसे बहुत खुश है, इस बार जनता 50 सीट देगी तो बिना कांग्रेस के समर्थन के 5 साल सरकार चलाएंगे। भाई साहब मेरे को क्या पता था कि ये चुनाव ही नहीं कराएंगे और राष्ट्रपति शासन लगा के छोड़ देंगे। दोस्तों वहां गलती हो गई, हमें समझना चाहिए था ये कितने शातिर हैं, ये चुनाव ही नहीं कराएंगे। और जैसे हम लोगों ने सरकार बनाने के पहले जनता से पूछा था, सरकार छोड़ने के पहले भी जनता से पूछना चाहिए था। लेकिन नए नए आए राजनीति में, सीख रहे हैं। एक सबक तो सीख लिया जी भारतीय राजनीति का। भारतीय राजनीति में कुछ भी हो जाए इस्तीफा मत दो।
नहीं तो जनता नाराज हो जाती है। गलत तो नहीं कह रहा। इस बार 5 साल इस्तीफा नहीं देना जी, इस बार किसी भी हालत में 5 साल इस्तीफा नहीं देना। और एक और बात है जी, बुरा मत मानना, पिछली बार 28 सीट दी थी, 28 सीट में तो भाई साहब 49 दिन मिलेंगे। इस बार 50 सीट देना, 5 साल काम करके दिखाएंगे। अब ये चुनाव होने वाले हैं जी, दिल्ली में 3 पार्टियां हैं, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी। देखो जी, कांग्रेस तो लड़ाई में ही नहीं है, कांग्रेस को वोट देना कुएं में डालने के बराबर है। गलत तो नहीं कह रहा जी, कांग्रेस को वोट देके बेकार मत करना अपना वोट। टक्कर सीधे बीजेपी और आम आदमी पार्टी में है। बीजेपी वाले पिछले चुनाव के पहले कह रहे थे 30% बिजली के दाम कम करेंगे, करे नहीं उन्होंने, कह तो रहे थे, इस बार कहना ही बंद कर दिया, इस बार कह ही नहीं रहे। आम आदमी पार्टी कह रही है कि सरकार बनी तो दोबारा से बिजली के दाम आधे करेंगे। तो यहां बिजली के बिलों से कौन कौन परेशान है जी, जरा हाथ खड़े कर देना। सारे परेशान हैं, सारे परेशान हैं। तो अगर आपको अपने बिजली के बिल कम कराने हैं तो किसको वोट दोगे? आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी कम कर सकती है जी। महंगाई कम करनी है तो किसको वोट दोगे? रिश्वतखोरी बंद करनी है तो किसको वोट दोगे? दोस्तों, अभी बिजली पानी पे मैं कई सारी बातें करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं 2 महत्वपूर्ण मुद्दों पे बात करना चाहता हूं। एक है महिलाओं की सुरक्षा। आज दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित नहीं है जी, गलत तो नहीं कह रहा जी। घर से लड़की कॉलेज जाती है, माँ बाप का दिल धक धक करता रहता है, पता नहीं शाम को सही सलामत आएगी कि नहीं आएगी। कभी भी अखबार में पढ़ते हैं किसी महिला के साथ कुकर्म हो गया, बहुत गुस्सा आता है जी। हम सारे मिलकर दिल्ली को सुरक्षित नहीं कर सकते, महिलाओं के लिए कर सकते हैं। तो हमारी पार्टी ने मिलकर महिलाओं के लिए बहुत बड़ा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत बढ़िया ब्लूप्रिंट बनाया है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अगर ठीक हो तो बताना। सबसे पहला काम करेंगे, दिल्ली के चप्पे चप्पे में, दिल्ली की हर गली, हर मोहल्ले, हर चौराहे के ऊपर चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे। इससे क्या होगा, अगर कहीं भी कोई अपराध होगा, कहीं भी कोई गलत काम होगा, उसकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी। तो कोई भी गलत काम करने के पहले घबराएगा कि मेरी रिकॉर्डिंग हो जाएगी, मैं पकड़ा जाऊंगा। हमने एस्टीमेट लगाया है, लगभग 10 से 15 लाख कैमरे लगाने पड़ेंगे पूरी दिल्ली के अंदर, लगाने चाहिए। गलत तो नहीं है जी। दूसरी बात, आज एक लड़की बस में चढ़ती है, बस में अगर भीड़ हो, उसके साथ ये लड़के छेड़छाड़ करते हैं, बहुत घिन आती है। हमने तय किया हर बस के अंदर एक सिक्योरिटी मार्शल लगाएंगे। अगर कोई लड़की से छेड़छाड़ करेगा, वो लड़की चिल्लाएगी मार्शल मार्शल, वो वहीं बैठा होगा बस में, वो तुरंत आएगा, उन लड़कों को पकड़ेगा और अगले थाने के अंदर उनको जमा करा देगा। कोई लड़का हिम्मत नहीं करेगा लड़की के साथ छेड़छाड़ करने की, ठीक है जी। तीसरी बात, खुदा न खास्ता किसी लड़की के साथ कहीं लड़की कोई फंस जाए, कहीं गलत स्थिति में फंस जाए, तो उसके लिए भी हमने एक तरीका निकाला है। पूरी दिल्ली को वाईफाई करेंगे, वाईफाई सिटी बनाएंगे, फ्री में वाईफाई करेंगे पूरी दिल्ली को। इससे और बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। हर मोबाइल फोन के ऊपर एक सुरक्षा बटन लगाएंगे जो वाईफाई के जरिए चलेगा। अगर कोई महिला, कहीं लड़की कोई फंस जाती है किसी गलत स्थिति में, वो बटन दबाएगी, तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम में उस लड़की की एग्जैक्ट पोजीशन पता चल जाएगी, वो कहां है। पुलिस 5 मिनट के अंदर उस लड़की को पहुंच के उसको बचाएगी, ठीक है जी। दूसरी चीज, शिक्षा। आम आदमी पार्टी के लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे कितना पैसा खर्चा पर करना पड़े, बच्चों को पढ़ाना बहुत जरूरी है जी। ये बच्चे पढ़ लिख गए ना, ये बड़े होकर देश का खूब विकास कर लेंगे। ये बच्चे पढ़ लिख गए, अपने माँ बाप की गरीबी भी दूर कर देंगे। आज दिल्ली में 1200 प्राइवेट स्कूल है,
3,000 सरकारी स्कूल है। प्राइवेट स्कूलों में खूब लूट मचा रखी है जी, गलत तो नहीं कह रहा। और ये सरकारी स्कूलों में पढ़ाई के नाम पे जीरो है। हमने तय किया है 5 साल के अंदर, और जो मैं कह रहा हूं हम करके दिखाते हैं, 5 साल के अंदर चाहे कितना पैसा खर्चा करना पड़े, सरकारी स्कूलों के अंदर शिक्षा का स्तर इतना अच्छा करेंगे कि प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छा कर देंगे। 5 साल के अंदर सरकारी स्कूलों में ऐसी शिक्षा कर देंगे कि मंत्री, अफसर, अमीर आदमी भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने में फख्र महसूस करेंगे, गर्व महसूस करेंगे। 5 साल के अंदर ऐसी स्थिति कर देंगे, दिल्ली के अंदर कोई बच्चा पैदा होगा, उसकी शिक्षा की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की होगी। अगर किसी बच्चे का कहीं एडमिशन नहीं होता, मेरे पास ले आना 5 साल के अंदर, हम उसका एडमिशन कराएंगे, उसकी शिक्षा फ्री में करेंगे। दोस्तों 12वीं क्लास तक सरकारी स्कूलों में शिक्षा फ्री होगी। 12वीं क्लास के बाद आज अगर एक बच्चा पढ़ के निकलता है, 95% नंबर भी आ जाए तब भी एडमिशन नहीं मिलता उसको। यहां बच्चे खड़े होंगे, गलत तो नहीं कह रहा, 95% में भी नंबर उसको एडमिशन नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? 95% नंबर कम नहीं होते, बच्चे खूब पढ़ते तब आते हैं 95% नंबर, इसलिए नहीं मिलता। ये 20 साल से इन्होंने दिल्ली में कोई कॉलेज नहीं खोले। जनसंख्या बढ़ गई, बच्चे बढ़ गए, कॉलेज खोले नहीं तो बच्चे कहां जाएंगे, कहां से एडमिशन मिलेगा? आम आदमी पार्टी ने तय किया है 5 साल के अंदर 20 नए कॉलेज बनाए जाएंगे दिल्ली में। अगर किसी बच्चे के 70% नंबर आए तो उसको एडमिशन मिलना चाहिए, और वो पढ़ना चाहता है तो उसको एडमिशन मिलना चाहिए। दूसरी चीज, आज पढ़ाई बहुत महंगी हो गई है जी, सरकारी स्कूलों में भी बहुत महंगी हो गई है। मैं IIT खड़गपुर में पढ़ा करता था, मेरे टाइम में 32 रुपए महीना ट्यूशन फीस होती थी। अभी मेरी बेटी गई है IIT दिल्ली में, उसके 50,000 रुपए जमा कराए हैं। एक गरीब आदमी तो नहीं दे सकता जी 50,000 रुपए। एक गरीब आदमी बेचारा कैसे इंजीनियर बनाएगा, कैसे डॉक्टर बनाएगा अपने बच्चों को? तो हमने तय किया है 12वीं क्लास के बाद सारे बच्चों को अपने पैरों पे खड़ा करेंगे, उनको अपने माँ बाप से पैसा लेने की जरूरत नहीं है। इसकी हमने पूरी स्कीम बनाई है। कोई भी बच्चा 12वीं क्लास के बाद एडमिशन लेगा कॉलेज में, उसको बैंक से लोन दिलवाएंगे। आज अगर बैंक से लोन लेने जाओ, बैंक वाले कहते हैं गारंटी दो जी, जमीन की गारंटी दो, जमीन गिरवी रखो, घर की गारंटी दो। कहां से दे गारंटी? नहीं है हमारे पास घर, नहीं है हमारे पास जमीन, कहां की गारंटी दे, कैसे गिरवी रखें? तो आम आदमी पार्टी ने हमने तय किया है कि सरकार गारंटी देगी, मां बाप को गारंटी देने की जरूरत नहीं है। हम गारंटी देंगे हर बच्चे की। जैसे ही बच्चा एडमिशन लेने जाएगा, कॉलेज के एडमिशन फॉर्म के साथ साथ उसको एक बैंक के लोन का फॉर्म मिलेगा। वो फॉर्म भरेगा और उसको कुछ नहीं करने की जरूरत, कोई गारंटी नहीं लेनी, उसकी फीस सीधे बैंक से कॉलेज में चली जाया करेगी। जब वो बच्चा पढ़ लिख के निकलेगा, नौकरी लगेगा, बिजनेस करेगा, तो वो अपना लोन वापस चुकाएगा। लेकिन अगर किसी की नौकरी नहीं लगती, कोई बच्चा नहीं दे सकता, तो मां बाप को देने की जरूरत नहीं है, सरकार उसका लोन बैंक को वापस करेगी। दोस्तों आप सोच के देखो, अगर ये स्कीम आ गई तो गरीब लोग भी अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट बना सकेंगे। अमीर और गरीब बच्चे सारे एक साथ पढ़ेंगे और एक साथ बढ़ के जब आगे बढ़ेंगे तो इस देश में ना कोई गरीबी और अमीरी नहीं रहेगी दोस्तों, सारे बराबर हो जाएंगे। अब 2 बात आज की मुद्दों पे करते हैं, बिजली और पानी पे। दोस्तों सबसे पहले, आज पूरी दिल्ली की जनता बिजली के बिलों से परेशान है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने बिजली के बिल आधे कर दिए थे, लेकिन जैसे ही मैंने इस्तीफा दिया, इन लोगों ने फिर से बिजली के बिल बढ़ा दिए। क्या जरूरत थी जी? अगर मैं कर सकता था तो ये भी कर सकते थे। भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार कहा था 30% बिजली के बिल कम करेंगे, लेकिन इन्होंने बिजली के बिल कम नहीं किए, इन्होंने धोखा दिया। आज हम घोषणा करते हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो फिर से दिल्ली वालों के बिजली के बिल हम आधे करके दिखाएंगे दोस्तों। दूसरी बात, इन बिजली कंपनियों ने बहुत घपले कर रखे हैं भाई साहब। इन बिजली कंपनियों का ऑडिट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
इन बिजली कंपनियों की चेकिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इन्होंने लूट मचा रखी है। पिछले 10 साल से दिल्ली वाले कह रहे थे इन बिजली कंपनियों की चेकिंग कराओ, इनका ऑडिट करवाओ। शीला दीक्षित जी ने नहीं करवाया।